देर तक श्रेया वहीं रोती रही। फिर जब उसे होश आया तो देखा सुबह के 3 बज रहे थे। वह धीरे से नीचे आई। समर के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। शायद वह अपने कमरे में नहीं था। वह थके हुए कदमों से अपने कमरे में गई और किसी को फोन किया। कुछ देर बाद वह युग के कमरे में गई। उसके बालों को हल्के से सहलाया। फिर शालिनी जी के कमरे में जाकर उन्हें प्रणाम किया और पूजा घर में आ गई। भगवान को प्रणाम कर उसने एक नजर पूरे घर पर डाला। फिर अपना छोटा सा बैग जिसमें उसने कुछ जोड़ी कपड़े, अपने डॉक्यूमेंट और युग और समर की कुछ तस्वीरें रखी थी, लेकर वहां से निकल गई एक अनजाने सफर पर। अगली सुबह सुबह से ही पूरा घर पार्टी की तैयारियों में अस्त व्यस्त था। पार्टी बाहर गार्डन में होनी थी तो गार्डन को सजाया जाना शुरू हो चुका था। शालिनी जी बार बार सीढ़ियों से ऊपर नजर दौड़ा रही थी, पर समर और श्रेया का सुबह से ही कहीं अता पता नहीं था। आखिर में थक कर उन्होंने युग से पूछा, युग, ये दोनों कहाँ हैं? अभी तक नीचे नहीं आए हैं? युग कहता है, मॉम, रात में लेट हो गया होगा उन्हें, सो रहे होंगे अभी। आप भी ना मॉम, रिलैक्स कीजिए और उन्हें भी आराम करने दीजिए। तभी सामने दरवाजे से समर बाहर से आता हुआ दिखाई दिया। लीजिए मॉम, भाई आ गए। आपकी प्यारी श्रेया भी अब आ ही जाएगी। अब तो आप खुश हैं ना? शालिनी जी समर की तरफ देखी तो उन्हें वहां कुछ थका थका सा बुझा हुआ नजर आया। उन्हें कुछ चिंता हुई। अरे समर बेटे, तुम सुबह सुबह कहाँ चले गए थे और अपना यहाँ क्या हाल बना रखा है? श्रेया कहाँ है? सुबह से नजर ही नहीं आई है। उसके पास आते हुए बोली, फिर गौर से उसका चेहरा देखकर चौंक गई। समर, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? तुम रोए हो क्या समर? तुम चुप क्यों हो? क्या हुआ है? और श्रेया कहाँ है? युग भी दौड़कर उनके पास आया। भाई क्या हुआ है? आपको सब ठीक है ना? समर धीरे से बोला, मॉम यह सब रोक दीजिए, कोई पार्टी नहीं होगी आज यहाँ। शालिनी जी अब घबरा गई। तुम ये क्या बोल रहे हो समर? क्या हो गया है तुम्हें? और तुम बता क्यों नहीं रहे हो कि श्रेया कहाँ है? समर कहता, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। युग कहता है, भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? रात तो आप लोग टेरिस पर थे ना, आप लोगों की डेट थी। क्या श्रेया ने फिर से झगड़ा कर लिया आपसे? अच्छा रुकिए, मैं लाता हूँ उसे मनाकर। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उसे तुरंत मना लूंगा। समर व्यंग्य से बोला, हाँ तुम्हारी ही तो बात मानेगी, आखिर मैं होता ही कौन हूँ उसका। पर युग यह सुन नहीं पाया। वह तब तक सीढ़ियों की ओर बढ़ चुका था। वह दौड़कर श्रेया के कमरे में गया। श्रेया श्रेया कहता है, कहाँ हो? बाथरूम में हो क्या? कमरे में कहीं भी उसे ना पाकर उसने बाथरूम चेक किया, पर बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था। मतलब कि वह बाथरूम में भी नहीं थी, बाथरूम में भी नहीं है। फिर कहाँ जा सकती है? ओह, शायद टेरिस पर ही होगी, कहकर वह टेरिस पर उसे ढूंढने चला गया। ऊपर पहुंचते ही उसके कदम थम गए। पूरा टेरिस बिखरा हुआ था। यह देख किसी अनहोनी की आशंका से वो धीरे धीरे आगे बढ़ा तो जमीन पर गिरे फोटोज पर उसकी नजर आई गई। उसने उसे उठाकर देखा तो सन्न रह गया। यह उसके और श्रेया की तस्वीरें थी, जिसमें वह श्रेया को गोद में लिए हुए अपने सीने से लगाए हुए था। वहां और भी सारी तस्वीरें बिखरी पड़ी थी। उसने धीरे धीरे सारी तस्वीरों को इकट्ठा किया और देखना शुरू किया। सभी उसकी और श्रेया की तस्वीरें थी, जो कि गलत एंगल से खींची हुई थी। इन तस्वीरों और टेरिस का माहौल देखकर वह समझ गया कि रात को यहाँ क्या हुआ होगा। उसे रोना आ रहा था। गलती से ही सही, पर एक बार फिर वह अपने दोस्त की खुशियों के रास्ते में कांटे बनकर बिखर गए। श्रेया, श्रेया कहाँ हो तुम? प्लीज तुम डरो नहीं, मैं भाई को समझाऊंगा। श्रेया का ध्यान आते ही वह धीरे से वह नीचे की ओर दौड़ा और फिर पूरे घर में, स्टोर रूम, किचन, पूजा घर, गेस्ट रूम, सभी जगह उसने ढूंढ लिया, पर उसे श्रेया कहीं भी नहीं मिली। वह दौड़कर हॉल में आकर शालिनी जी के पैर के पास बैठ गया। उसके हाथ में वह फोटो वाला लिफाफा था। शालिनी जी उसे इस तरह से पूछे, युग क्या हुआ? कहाँ है श्रेया? और यह तुम्हारे हाथ में क्या है? समर भी उस लिफाफे को देख चुका था। मॉम, आपकी लाडली श्रेया के काले करतूत है उस लिफाफे में, कहता है समर।
इस पर शालिनी जी गुस्सा होकर बोली, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? जो मन में आ रहा है कब से बोले जा रहे हो। तभी योगेंद्र जी बाहर से आए और सोफे पर बैठ गए। हाँ, अपनी सोच के हिसाब से वह सही बोल रहा है, क्योंकि इसके आगे का सोचना उसके बस की बात नहीं है, कहते हैं। और फिर फोन निकाल कर अपनी सेक्रेटरी को फोन किया। जितने भी गेस्ट को इनवाइट किया गया है सभी को सॉरी बोलते हुए पार्टी कैंसिल होने की खबर दे दो, और इवेंट मैनेजर को बुलाकर सब कुछ चेकअप करने के लिए बोल दिया। शालिनी जी जो कि अब तक यह सब सुन रही थी, गुस्से से बोल उठी, हो क्या हो रहा है यहाँ पर? कोई मुझे बताएगा? और योगेंद्र जी, आप पार्टी क्योंकि कैंसिल करवा रहे हैं, और वो श्रेया भी नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ है। युग, जरा रिया को फोन तो लगाओ, शायद उसके पास गई हो। तभी गेट से रिया अंदर आती है। आंटी आंटी कहाँ है आपकी लाडली? सुबह से फोन स्विच ऑफ करके बैठी है। तभी अचानक उसे वातावरण में बोझिलता महसूस हुई। उसने गौर से देखा, पक्का कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पर। यह सोचकर वह चुप हो गई। शालिनी जी रिया को देखकर बोली, क्या श्रेया तुम्हारे पास भी नहीं है? रिया कहती, मैं समझी नहीं आंटी, श्रेया भला मेरे पास क्यों होगी? रात में तो फोन करके सुबह मुझे जल्दी आने को बोला था। समर हंसते हुए बोला, मॉम, वह चली गई होगी। आखिर उसकी सच्चाई जो मेरे सामने आ गई थी, तो भला कैसे नजरें मिलाती हम लोगों से? रिया हैरान होते हुए युग की तरफ देखे जा रही थी, जो कि बेजान सा नीचे बैठा हुआ जमीन की ओर देखे जा रहा था। उसके हाथ में एक लिफाफा था। वह डर कर समर से पूछी, क्या भाई, भाई क्या कुछ हुआ है? समर कहता है, अरे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की असलियत पर से पर्दा उठ गया है, बस और क्या होगा। आओ तुम्हें भी उसकी असलियत दिखाता हूँ, कहकर युग के हाथ से लिफाफा लिया और शालिनी जी को दिया। लीजिए मॉम, लीजिए और देख लीजिए अपनी लाडली को। और रिया, तुम भी देख लो तुम्हारे दोस्त ने किस तरह से तुम्हें धोखा दिया है। रिया तस्वीरें निकाल कर देखने लगी। उन तस्वीरों को देखकर वह सब कुछ समझ गई कि समर ने युग और रिया को फिर से गलत समझ लिया है। भाई, यह सारी तस्वीरों का आप जो मतलब निकाल रहे हैं वह सही नहीं है। यह तो किसी की चाल है। और युग के पास आई। तुम युग चुप क्यों हो? कुछ बोलो, क्यों बोल नहीं रहे हो? और और श्रेया कहाँ है? युग धीरे से बोला, श्रेया पूरे घर में कहीं नहीं है, वह शायद घर छोड़कर जा चुकी है। रिया कहती है, क्या? समर रिया के हाथ से तस्वीरें लेकर शालिनी जी को दिखाते हुए बोला, देखिए मॉम, अभी भी आप मुझे ही गलत बोलेंगी। देखिए इसमें किस तरह श्रेया और युग एक दूसरे के पास हैं, और बताइए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत बोल रहा हूँ। मॉम, आप तो सब जानती थी ना युग और श्रेया के बारे में, फिर आपने उसकी शादी मुझसे करवाई क्यों? जबकि वह युग को पसंद करती थी, तो फिर युग से ही उसकी शादी क्यों नहीं करवाई? उसने खुद बोला कि वो युग को जान से भी ज्यादा प्यार करती है। तभी अचानक से शालिनी जी अपनी जगह से उठी और एक जोरदार थप्पड़ समर के गाल पर मारा। उस थप्पड़ की गूंज से युग और रिया भी सन्न रह गए, और समर तो बस अपने गालों पर हाथ रखे हुए शालिनी जी की ओर देखे जा रहा था। शालिनी जी कहती हैं, हाँ सूर्या युग को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है, और क्यों नहीं करे? आखिर इसमें गलत ही क्या है? तुम मुझे इन तस्वीरों को दिखाकर उन दोनों के रिश्ते पर गलत सवाल कर रहे हो ना? रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। उन्हें देखकर तुम जवाब देना कि युग के लिए श्रेया के प्यार में क्या गलत है, जो तुम इतना बवाल कर रहे हो। और वह अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जब वह वापस आई तो उनके हाथ में कुछ पुरानी तस्वीरें और एक कागज थी। शालिनी जी वह सब समर को धमकाते हुए बोली, यह देखो, यह रही युग की बर्थ सर्टिफिकेट, और यह रहे उसके जन्म से एक साल के होने तक की तस्वीरें। अब बताओ तुम मुझे कि कहाँ गलत है युग और श्रेया का प्यार? क्या गलती है इसमें? क्या अभी भी तुम्हें यह सब गलत नजर आ रहा है? समर ने जब तस्वीरें देखी तो उसमें दो नवजात बच्चों की तस्वीरें थी। एक फोटो में दोनों बच्चे श्रेया के माँ बाबा के गोद में थे। उनके समझ में कुछ नहीं आया तो वह बर्थ सर्टिफिकेट देखा। उसने जब उस पर माता पिता के नाम की जगह श्रेया के अम्मा बाबा का नाम देखा तो शालिनी जी की ओर देखते हुए थरथराते ओठों से बोला, नहीं मॉम, यह सच नहीं हो सकता है।
शालिनी जी कहती, होश उड़ गए ना तुम्हारे? अब पता चला कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। गलती नहीं, तुमने पाप किया है, पाप। अरे तुमने भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर इतना बड़ा लांछन लगाया है। श्रेया और युग केवल नाम के ही नहीं बल्कि सच में भाई बहन हैं। दोनों जुड़वा हैं, जुड़वा। शिवकांत भाई और सुनीता भाभी के जुड़वा बच्चे। और यह जो तस्वीरें मैंने तुम्हें दी है, यह इन्हीं दोनों के जन्म के समय की है। अच्छा चलो, यह बात तुम नहीं जानते थे, पर यह तो जानते थे कि श्रेया युग को राखी बांधती है। युग भी उसे बहन मानता है। फिर तुमने कैसे किसी और की बात सुनकर यह विश्वास कर लिया कि इन दोनों के बीच कुछ गलत है? कैसे तुमने मात्र इन फोटो को आधार बनाकर उसे गलत ठहरा दिया? शर्म नहीं आई तुम्हें? एक बार भी नहीं सोचा कि इन सब के बारे में? अरे किसी और से नहीं तो कम से कम मुझसे तो का आकर बात करते पहले। आज तुमने मेरे दिए संस्कार को गलत ठहरा दिया। ये सुनकर समर के तो होश उड़ गए। उधर जब युग के कानों में यह बात गई तो वह दौड़कर समर के हाथ से वह पेपर और तस्वीरें ले लिया। मॉम मॉम, आप सच बोल रही हैं ना? सच में श्रेया मेरी बहन है, मेरी जुड़वा बहन? मॉम, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? श्रेया मेरी बहन है, वह खुश होते हुए रिया की तरफ देख कर बोला। रिया, तुम सुन रही हो ना? श्रेया मेरी सगी बहन है। हाँ, खून का रिश्ता है मेरा उससे। वह काफी खुश हो गया यह सुनकर कि अचानक उसकी नजर अपने बर्थ सर्टिफिकेट पर गई, जिसमें माता पिता के नाम वाले कॉलम पर श्रेया के माँ बाबा का नाम लिखा हुआ था। मॉम, क्या है? मैं मतलब, आप? शालिनी जी उसे अपने पास बैठाते हुए बोली। हाँ, यह सच है कि तुम मेरे नहीं, सुनीता भाभी के बेटे हो। भाभी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। उस समय समर 3 साल का था और मैं अब दोबारा माँ नहीं बन सकती थी। मुझे बेटी का बड़ा शौक था। तुम्हारे जन्म के समय मैं वहीं थी। जब दाई ने हमें यह बताया कि सुनीता भाभी के पेट में जुड़वा बच्चे हैं, तो हमने यह तय किया कि अगर एक लड़का और एक लड़की हुई तो लड़की को मैं ले आऊंगी, उसे अपनी बेटी बनाकर पालूंगी। तुम दोनों के जन्म के समय बहुत कमजोर थे, तो हमने तय किया कि जब तुम लोग 1 साल के हो जाओगे तब मैं श्रेया को लेने आऊंगी। पर जब हम 1 साल के बाद गांव वापस गए तो तुम काफी कमजोर हो चुके थे। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। तो भाभी ने कहा कि शालिनी, तुम मेरा एक बच्चा चाहिए था ना? तुम मेरे युग को ले जाओ और इसका इलाज कराकर इसे बचा लो। तब तक भाई साहब की नौकरी नहीं लगी हुई थी और सुनीता भाभी की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। शायद उन्हें समझ आ गया था कि वह ज्यादा दिन नहीं बचेंगी। इस पर मैं मजाक में बोली, क्या भाभी, मैं तो श्रेया को ले जाना चाहती थी अपने साथ। तो भाभी ने हंसकर बोला, हाँ तो ले जाना ना, कौन रोकेगा तुम्हें? अपनी समर की दुल्हन बनाकर ले जाना। फिर 5 साल बाद उनकी मौत हो गई। मैंने और तुम्हारे डैड ने मिलकर यह तय किया कि हम हर साल समर वेकेशन में घर जाएंगे, ताकि तुम दोनों भाई बहन कुछ दिनों के लिए एक साथ समय बिता सको और हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। तुम बचपन से ही श्रेया को अपनी बहन की तरह मानना शुरू कर दिए थे। समर, जो अभी तक चुपचाप बैठा सब कुछ सुन रहा था, धीरे से पूछा, मॉम, क्या श्रेया यह सब जानती है? इस पर युग भी बोला, हाँ मॉम, आप बताइए, क्या श्रेया जानती है कि मैं उसका सगा अपना सगा भाई हूँ? शालिनी जी कहती, हाँ वह जानती है। और फिर उन्होंने रिया को अपने पास बुलाकर उसके हाथ में पहने हुए कड़े दिखाते हुए बोली, यह देखो, यह इसे श्रेया ने दिए हैं। और जानते हो यह किसके कड़े हैं? यह सुनीता भाभी के कड़े हैं, जो उन्होंने युग की पत्नी के लिए बनवाई थी। अब वह यह सब कब से जानती हैं यह तो मैं नहीं जानती, पर इधर कुछ महीनों से वह मुझे बार बार कह रही थी कि मैं समर को यह सब बता दूं। अब तक योगेंद्र जी चुपचाप थे। धीरे से उन लोगों के पास आकर बैठ गए और युग का सर सहलाते हुए बोले, शालिनी जी, शायद श्रेया को अनुभव हो गया था कि समर के शक का, तभी वह आपसे बार बार कह रही थी समर को सच बताने के लिए। और हमने भी तो कई बार आपसे कहा कि बच्चे बड़े हो गए हैं, हक है अपने सच को जानने का, पर आपने माना ही नहीं। शालिनी जी रोते हुए बोली, मैं क्या करती, डरती थी कि
कहीं सच जानकर दोनों भाइयों में दूरियां ना आ जाए। युग को भले ही मैंने जन्म नहीं दिया, पर माँ बनकर सीने से लगाकर पाला है। डरती थी कि कहीं सब जानने के बाद हमें छोड़कर चला ना जाए। युग उनके आंसू पोंछते हुए बोला, मॉम, अगर आप पहले ही हमें यह बता देती तो मैं कहीं नहीं जाता आपको छोड़कर। और फिर श्रेया भी तो अब यहीं थी, तो श्रेया भला जाता भी कहाँ मैं। पर अब ना जाने श्रेया कहाँ होगी, कैसी होगी। और फिर वहां से उठकर वह श्रेया के कमरे में चला गया। शालिनी जी ने रिया को इशारा किया तो वह भी उसके पीछे पीछे चली गई। युग वहां श्रेया की तस्वीर के पास बैठा रो रहा था। रिया पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखी तो वह पलटकर उसके कमर को दोनों हाथ बाहों से जकड़ लिया और रोने लगा। रिया, मैं बहुत ही बदनसीब भाई हूँ ना, हर बार अपनी बहन की खुशियों के रास्ते में आ जाता हूँ। अगर बचपन में मेरी तबीयत खराब नहीं रहती तो आज यहाँ श्रेया होती, और अब मेरी वजह से उसकी मैरिड लाइफ भी खराब तबाह हो गई। मेरी वजह से भाई ने उसे फिर से नहीं अपनाया। वह कितनी खुश थी, भाई से वह कितना प्यार करती थी, या तो तुम भी जानती हो ना। पर मेरी वजह से एक बार फिर सब कुछ खराब हो गया। फिर से वह अपने प्यार से दूर हो गई। मैं कितना बदनसीब भाई हूँ। रिया, वादा किया था उससे कि जिंदगी भर उसका ढाल बनूंगा, और देखो, उसके जिंदगी भर के तकलीफ का कारण बन गया। रिया, मैं कहाँ से अपनी बहन को, अपनी श्रेया को लाऊं, कहाँ खोजूं उसे। जब मैंने उसे खून दिया तो तुमने कहा था ना, अब खून का भी संबंध हो गया तुम दोनों का, तो अब उसकी खुशियों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पर हमारा तो जन्म से ही खून का संबंध था, फिर भी मैं उसकी खुशियों का ख्याल नहीं रख पाया, बल्कि कातिल बन गया उसकी खुशियों का। पता नहीं क्या बीता होगा उस पर। कहते कहते वह बिलख कर रोने लगा। रिया भी रो रही थी, पर उसने खुद को चुप करते हुए युग के सर को सहलाया और उसे चुप कराने लगी। युग, शांत हो जाओ, हम मिलकर खोजेंगे ना श्रेया को, मिल जाएगी वह। तुमसे बहुत प्यार करती है, तुमसे दूर जा ही नहीं सकती। और हाँ, उस विनय से भी तो हमें उसके किए का हिसाब करना है ना। तो अब शांत हो जाओ, देखो तुम्हें श्रेया की कसम, चुप हो जाओ अब। गेट पर खड़ा समर चुपचाप सब सुन रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उन लोगों के पास जाए और उनसे कुछ बोले। तभी रिया की नजर उस पर गई। ये देखो, समर भाई हैं, माफ कर दो, बदनसीब तुम नहीं, मैं हूँ जो उस पर शक किया। वह बताना चाह रही थी, पर मैं अपने गुस्से से पागल था, उसे सुन ही नहीं पाया। मैं दोषी हूँ तुम्हारा और तुम्हारी बहन का। मैंने तुम्हें तुम्हारी बहन से दूर कर दिया, मेरी इस गलती की तुम जो भी सजा देना चाहो मुझे दो। मैं चुपचाप हर सजा मानने के लिए तैयार हूँ। पर मेरे भाई, मत रो, अब चुप हो जाओ, समर कहता है, कहकर उसके आंख पूछने लगा। ये कुछ नहीं बोला, बस इतना ही कहा कि भाई, वह आपसे बहुत प्यार करती थी। रिया बोली, भाई, वह तस्वीरें उस वक्त की है जब फेयरवेल प्रोग्राम की रात विनय ने धोखे से श्रेया की ड्रिंक में वाइन मिलाकर और फिर उसे उस रात की सारी बात बता दी। अब समर को और भी बुरा लगने लगा। जब उसे मेरी जरूरत थी तब मैंने ही उसे इतनी बड़ी जिल्लत दे दी। लानत है मुझ पर, मैं अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभा सका। डैड सच कहते हैं, मेरे अंदर सही सोचने की ताकत ही नहीं है, तभी तो मैं हर बार गलत ही सोचता हूँ और सब कुछ बर्बाद कर देता हूँ। अचानक रिया की नजर स्टडी टेबल पर गई। वहां पर कुछ था। पास जाकर देखी तो वहां दो लेटर रखे हुए थे, एक पर समर और एक पर युग का नाम था। रिया ने उसे उठाया तो वह श्रेया की हैंडराइटिंग थी। उसने युग को बोला, युग देखो, श्रेया ने कुछ लिख कर छोड़ा है आप लोगों के लिए। और फिर दोनों के नाम वाला लेटर दे दी। समर ने नम आंखों से उस खत को देखा। उसी समय रिया ने अपने पर्स से श्रेया की डायरी निकाली और उसे समर को देते हुए बोली, भाई, उस लेटर के बाद आप यह डायरी भी पढ़ लेना। यह श्रेया की डायरी है। जब युग हॉस्टल से उसका सामान ले आए थे तब मैंने इसे छुपा कर रख लिया था। सोचा था कि जब आप श्रेया के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना तय कीजिएगा
तब मैं आपको यह लिखी ताकि आपको भी श्रेया के एहसासों का पता चले कि श्रेया भी आपको बहुत प्यार करती थी। समर हारे हुए जुआरी की तरह यह डायरी और वह लेटर लेकर अपने सीने से लगा लिया और फिर उस लेटर को खोलकर पढ़ने लगा। समर जी, आशा करते हैं कि अब तक आपको हमारे और युग के रिश्ते के बारे में सब पता चल गया होगा। यही सच तो हम आपको बताने वाले थे, पर आपने हमें मौका ही नहीं दिया। अब तो आपके हर सवाल का जवाब मिल गया होगा कि हम क्यों युग के आगे पीछे रहते थे, क्यों उनका ख्याल रखते थे और क्यों उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा मानते थे। समझ जी, जब हम 5 साल के थे तब अम्मा हमें छोड़कर चली गई, पर जाने से पहले उन्होंने हमें बताया कि जिसके साथ हम खेलते हैं, जो हमारा बचपन का साथी है, वह युग हमारा अपना सगा भाई है। हमने अपने बाबा से बहुत जिद की, हमें हमारा भाई वापस ला दीजिए, पर उन्होंने हमें समझाया कि युग का आप लोगों के पास ही रहना बेहतर है, क्योंकि आप भी युग के साथ बहुत जुड़ चुकी थी। उसे अलग होना आपको बर्दाश्त नहीं होता था। उसकी छोटी सी चोट पर भी आप तड़प उठते थे। फिर धीरे धीरे हम हर साल समर वेकेशन के उन 1 महीनों का इंतजार करने लगे जब आप लोग लखनऊ आते थे। पूरे साल में बस यही वह समय होता था जब हम अपने भाई के साथ रहते थे, उसके साथ खेलते थे, लड़ते झगड़ते थे, अपने सारे अरमान पूरे करते थे। फिर आप लोग चले जाते और हमारा इंतजार शुरू हो जाता अगले साल के लिए। 19 साल 19 साल इंतजार किया हमने अपने भाई का। जिस उम्र में सभी भाई बहन एक साथ रहते खेलते थे, वह उम्र, वह बचपन हमने अपने भाई के इंतजार में बिताया। रोज सुबह सोकर उठते तो भगवान को कहते, आंख झपकते ही आज का दिन भी बता दे, ताकि हमारे इंतजार का समय कुछ कम हो। पर समय तो अपने ही चाल से चलता था। हम वह बदनसीब बहन हैं जो अपने भाई के लिए तरसते रहते थे, और अब जब हमें अपने भाई के पास रहने का मौका मिला तो फिर से हमारी बदनसीबी की हम उनसे दूर जा रहे हैं। आपने पूछा कि हम आपके इनकार के बावजूद भी यहाँ क्यों रुक गए। हाँ, हम आपके इनकार के बावजूद भी बिना किसी हक के यहाँ रुके, क्योंकि अपने भाई को देखने, उसे प्यार करने, उसका प्यार पाने, इस लोभ से हम बच नहीं सके। हम बस इतने सालों की उस कमी को पूरी कर लेना चाहते थे, जो हमने अपने भाई के इंतजार में बिताए। पर आपने आज फिर से हमें इसी इंतजार की आग में झोंक दिया। आपने जो इल्जाम हम पर लगाया, उसके बाद हम अपने भाई से नजरें नहीं मिला सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ से जा रहे हैं, दूर, बहुत दूर। हमारा तो कोई हक भी नहीं है आप पर कि हम यह भी कह सके कि आप हमें ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, यह ज़रूर कहेंगे कि अब शायद ही कभी हम मिल पाएँ। हमने माँ से कई बार कहा था कि आपको सच बता दें, पर शायद उन्हें डर था कि इससे आप युग से दूर हो जाएँगे। अंत में आपसे बस एक ही गुज़ारिश है कि हमारे भाई का ख़्याल रखिएगा। वैसे हमने आपकी आँखों में भी देखा है कि आप भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं, इतना जितना शायद हम भी उनसे ना करते हैं। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए हम एक बार फिर आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे भाई का ख्याल रखिएगा और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइएगा जो आपके लायक हो। जिस पर आपको विश्वास हो उसके साथ हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। श्रेया। पत्र पढ़कर समर के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। आत्मग्लान से वह नजरें भी नहीं उठा पा रहा था। उसने अब डायरी के पन्ने पलटने शुरू किया। डायरी के हर पन्ने के हर शब्द के साथ वह आत्मग्लानि की आग में जलने लगा। उसे अब अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्यों उसने काव्या की बात सुनी जब उसने यह पढ़ा कि श्रेया भी उससे उसी समय से प्यार करती थी जब से वह उस पर अपना दिल हार बैठा था। तो जब उसका मन हो रहा था कि कहीं से भी श्रेया आ जाए और वह उसे किसी भी तरह मना कर अपने पास वापस जाए, पर अब शायद ऐसा संभव नहीं था। और होता भी कैसे, यह जुदाई तो उसने खुद ही चुनी हुई थी। अब युग ने भी अपना वाला लेकर पढ़ना शुरू किया। युग कहता है, आप युग से मतलब आप यह खत पढ़ रहे हैं। प्रिया कहती है, इसका अर्थ है कि आपको सब पता चल गया है कि हम आपकी सगी बहन हैं। आपको तो बहुत गुस्सा आ रहा होगा हम पर,
तो प्लीज अपने इस 3 मिनट की बड़ी बहन पर गुस्सा मत होइएगा। सॉरी, वो भी बड़ा वाला। अब तक माँ ने आपको बता ही दिया होगा कि किन परिस्थितियों में आप हम लोगों से अलग हुए। हमें भी अम्मा ने मरने से पहले सब बता दिया था कि आप हमारे जुड़वा भाई हैं। पर आपकी ही भलाई के लिए बाबा ने हमें आपको सच बताने से मना किया था। अपने अंतिम वक्त में बाबा ने हमें कहा था कि हम आपका ख्याल रखें, पर अफसोस हम जा रहे हैं, क्योंकि बात आपके बहन के आत्मसम्मान की है। तो प्लीज आप हमें गलत मत समझना। और हाँ, आप समर जी से इस बारे में बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कीजिए। यह आपकी बड़ी बहन का आदेश है। जैसे आज तक आप उन्हें प्यार और सम्मान देते आए हैं, वैसे ही आगे भी दीजिएगा। उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है बस, वरना दिल के वह भी बहुत अच्छे हैं। उम्मीद करेंगे हम कि आप हमारी भावनाओं को समझते हुए छोटे भाई होने का कर्तव्य निभाएंगे। अपने बड़े भाई का ख्याल रखिएगा, साथ ही माँ बाबा का भी ख्याल रखिएगा। उनकी हर एक बात आदेशों की तरह मानिएगा। और हाँ, हमने आपकी बड़ी बहन होने के नाते रिया को एक वचन दिया है, जीवन भर उन्हें खुशियां देने का, एक भरा पूरा परिवार देने का। तो हमारे इस वचन का भी लाज रख लीजिएगा। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर उनका साथ नहीं छोड़िएगा। उन पर भरोसा रखते हुए उनके भरोसे पर खरे उतरने की हमेशा कोशिश कीजिएगा। और अंत में हम फिर मिलेंगे, कब, कहाँ, कैसे, या तो हम नहीं जानते, पर जब हम खुद को खोज लेंगे तब आपसे जरूर मिलेंगे, ताकि आप भी सर उठा कर कह सकें कि यह है हमारी बहन श्रेया सिंह, आपकी श्रेया। यह पढ़कर वह रिया से लिपट कर रोने लगा। रिया ने भी इस वक्त उसे चुप कराना सही नहीं समझा। थोड़ी देर रो लेने के बाद यह उसके साथ नीचे आया। वह वह बाहर की ओर जाने लगा तो शालिनी जी ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रहे हो युग? आवाज सुनकर समर भी वहीं चला आया। युग कहता, युग डैड, मैं श्रेया को ढूंढने जा रहा हूँ। उसे इस वक्त मेरी जरूरत है, योगेंद्र जी कहते हैं, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस पर समर बोला, पर डैड, युग सही कह रहा है। वह यहाँ किसी को नहीं जानती है, तो हमें उसे ढूंढना ही होगा। पता नहीं कहाँ गई होगी। इस पर योगेंद्र जी गुस्साते हुए बोले, तुम चुप ही रहो तो बेहतर है। वह जो आज भटक रही है ना, इसकी वजह तुम ही हो। और हाँ युग, श्रेया को ढूंढने की जगह तुम लंदन जाने की तैयारी करो। पहले खुद को इस लायक बनाओ कि अपनी बहन की जिम्मेदारी ले सको, वरना समर के साथ साथ तुम भी कोई कसर मत छोड़ना कि मैं अपने भाई समान दोस्त शिवाकांत के सामने नजरें मिलाना तो दूर खड़ा भी न हो पाऊं। आगे तुम्हारी मर्जी। और हाँ श्रेया, श्रेया की भी यही इच्छा है कि तुम पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो। इस पर ये चौंकते हुए बोला, मतलब कि डैड, आपको पता है कि श्रेया कहाँ है? योगेंद्र जल्दी से बोले, नहीं, मुझे नहीं मालूम, पता है, पर उसकी क्या मर्जी है यह मुझे पता है। उसी ने यह इच्छा जाहिर की है कि तुम उसे खोजने में अपना समय ना बिताओ और लंदन जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करो। समर लड़खड़ाते आवाज में बोला, और डैड, मेरे लिए भी कुछ नहीं कहा है जाने से पहले? योगेंद्र जी बोले, बिना उसकी तरफ देखे हुए बोले, जब यह तुमने कुछ कहना चाह रही थी तो तुमने उसे कुछ कहने नहीं दिया। अब खुद के लिए क्या सुनना चाहते हो? जो तुम्हारी मर्जी में आए खुद के लिए तुम वही करो। तुम्हें कोई किसी भी चीज के लिए नहीं रोकेगा। तभी गेट पर सबकी नजर गई। वहां विशाल हैरान सा खड़ा उनकी बातों को सुनकर कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। अंकल, यह आप क्या बोल रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? और बाहर सारी सजावटों को उतारा क्यों जा रहा है? उसने आशंकित नजरों से उन सब को देखते हुए पूछा। शालिनी जी धीरे से बोली, विशाल बेटे, तुम्हारे दोस्त ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। घर की रौनक घर छोड़कर चली गई। अब यहाँ कोई पार्टी नहीं हो सकती है। विशाल ने इस पर डरते डरते पूछा, पर हुआ क्या आंटी जी? या तो पहले बताइए। शालिनी जी कहती हैं, अपने दोस्त से ही पूछ लो, कहकर वह अपने कमरे में चली गई। योगेंद्र जी भी उनके पीछे पीछे कमरे में चले गए। विशाल समर की ओर देखा तो वह बहुत अस्त व्यस्त सा दिख हुआ लग रहा था। रो रो कर उसके चेहरे की हालत ऐसी हो चुकी थी कि मानो वर्षों से वह बीमार हो। उसने जब युग पर नजर डाली तो उसका भी यही हाल था।
रिया उसे संभाल रही थी। उसे अंदाजा हो गया कि समर के गुस्से ने अपना काम कर दिया। वह उसका हाथ पकड़ा और उसे उसके कमरे में लेकर चला गया। कमरे में आने के बाद उसे बेड पर बैठाते हुए उसने उसे पहले पानी पिलाया और फिर बोला, चलो अब शुरू से बताओ कि क्या हुआ। इस बार तुमने क्या किया? समर कहता है, मैं काव्या की बात से लेकर श्रेया की डायरी तक की सारी बातें उसे बता दी। विशाल, मैं तुम्हें इसीलिए कह रहा था कि अपने गुस्से पर कंट्रोल रखो, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। अच्छा, अभी भी वक्त है, चलो हम लोग मिलकर श्रेया भाभी को ढूंढते हैं और उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। माना कि आसानी से नहीं मानेंगी, पर वह दिल की बहुत अच्छी है, माफ कर देंगी तुम्हें। समर कहता, डैड ने किसी को भी उसे ढूंढने से मना किया है और मैं भी किस हक से उसके सामने जाऊंगा। उसे नजर मिलाने की भी काबिल नहीं रहा मैं, और यह सब तेरी ही तो गलती है। क्या जरूरत थी तुझे काव्या को यह बताने की कि हमारी शादी किन परिस्थितियों में हुई और क्यों मैं उसे उस वक्त नहीं अपनाया? विशाल कहता, मेरी कोई बात नहीं हुई है। समर क्या कहता है, क्या क्या कह रहे हो तुम? उसी ने बताया था कि उसे तुमसे यह सब बातें पता चली। विशाल कहता है, इसीलिए कहता हूँ कि गुस्से में कोई कदम उठाने से पहले एक बार किसी से बात कर लो। अगर तुमने एक बार भी किसी से बात की होती तो सारा मामला सुलझ जाता। ये हालत इतनी बुरी नहीं होती। समर, तो फिर उसे यह सब कैसे पता चला? अचानक से उसे कुछ याद आया। वे ग्रेट, हाँ, वो श्रेया ने बताया था कि उस रोज रेस्टोरेंट में जब मैंने उसे रोका तो वह मेरे पीछे काव्या को खड़ी देख कर नहीं रुकी थी। शायद वहीं पर जब मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा था तो उसने पीछे से सुन लिया हो। पर मैंने तो तुम्हें यह भी बताया था कि अब मेरी सारी गलतफहमी दूर हो चुकी है, तो मैं श्रेया से अपने प्यार का इजहार करने वाला हूँ। विशाल भी कुछ सोचते हुए बोला, शायद उसने पूरी बात नहीं सुनी हो। समर कहता, हाँ शायद। चलो। विशाल कहता, हाँ कहाँ? समर कहता, काव्या के घर। तो विशाल कहता, पर क्यों? समर कहता, अरे उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, मेरी दुनिया तबाह कर दी, उसे ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं? तो विशाल कहता है, ठीक है चलते हैं, पर पहले खुद को तो भी ठीक करो। इधर रिया युग को लेकर गार्डन में आ गई। युग ने उसके हाथ को पकड़ कर बोला, रिया मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। तो रिया कहती, हाँ बोलो। युग कहता है, रिया तुम मुझे गलत मत समझना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे अपने किए हर वादे और श्रेया के भी हर वादे को निभाऊंगा, पर जब तक श्रेया दोबारा हम लोग के लाइफ में वापस नहीं आ जाती, मैं तुमसे शादी कर अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। प्लीज तुम मुझे समझो और इसमें मेरा साथ दो। रिया मुस्कुराते हुए बोली, बस तुमने अपनी रिया को इतना ही समझा? अरे तुमने यह सोच भी कैसे लिया कि श्रेया के बगैर मैं तुमसे शादी करूंगी? तुम्हारे साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी के सपने मैंने श्रेया के गोद में सर रख कर ही तो देखे थे। फिर भला मैं बिना उसके मैं तुम्हारे साथ फेरे कैसे ले सकती हूँ? मैंने भी तो उसे अपनी बड़ी बहन माना है। जब वह इतना कुछ सबर कर रही है तो मैं कैसे अकेले आगे बढ़ जाऊं? मैंने पहले ही तय किया था कि हमारी शादी जब भी होगी तो हमारी हर रस्म के साथ श्रेया और समर भाई के भी हर रस्म होंगे। हम चारों एक ही दिन एक ही मंडप पर शादी करेंगे, पहले श्रेया और समर भाई की, उसके बाद मेरी और तुम्हारी। और मुझे पूरा यकीन है कि वह हमें जरूर मिलेगी और हमारा यह सपना भी जरूर पूरा हो। अच्छा, पहले खुद को संभालो। युग ने गर्व से गहरी नजरों से देखा। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अच्छा यह बोलो, हमारी मोनिका से कैसे बात होगी? इस विनय के बच्चे को तो जब तक सबक नहीं सिखाऊंगा मुझे अब चैन नहीं मिलेगा। रिया ने नेहा को फोन कर मोनिका को लेकर एक जगह आने को बोली, फिर वह युग के साथ निकल गई। मोनिका भले ही विनय के साथ रहती थी, पर दिल की वह बहुत अच्छी थी। जब रिया और नेहा ने उसे सारी बात बताई तो उसे बहुत बुरा लगा और वह विनय के खिलाफ जाने के लिए तैयार हो गई। कुछ ही देर में युग, करण, विक्की, नेहा, मोनिका और रिया विनय के घर के सामने थे। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। आपको कहानी कैसी लगी
कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।